साथियों, आज हम सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी विवाद के विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये नदियां शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र यानी बेसिन को प्रमुखतः भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। इसका एक बहुत छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान को भी मिला हुआ है। सालों चली बातचीत के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, उसके पश्चात 19 दिसंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की शर्तें लागू कर दी गई थी। संधि के तहत इन 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं। 3 जो पूर्वी नदियां थीं, जिनमें रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। शेष 3 पश्चिमी नदियां, जिनमें झेलम, चेनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। धारा 2 के तहत पूर्वी नदियों, जिनमें रावी, ब्यास और सतलज का सारा पानी भारत के हिस्से में दिया गया। इसके अनुसार जो दोनों देशों का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां सतलज और रावी पाकिस्तान में पूर्णतः दाखिल होने से पहले सीमा के साथ साथ बहती है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान इन नदियों से घरेलू और गैर उपभोगी प्रयोग के अलावा जरा भी पानी लेने का हकदार नहीं था। धारा 3 के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान को पूरे पानी का हक दिया गया। भारत इन नदियों से केवल सीमित कार्यों के लिए पानी का सीमित प्रयोग कर सकता था। सिंधु जल संधि पनबिजली का उत्पादन करने के लिए भारत को बांध बनाने की इजाजत देती है। ये छोटे पैमाने पर सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के बीच फैली कुल 7 लाख एकड़ तक की भूमि पर सिंचाई की अनुमति भी देती है। हालांकि सिंधु जल संधि का परिशिष्ट डी यानी एनेक्जर डी भारत द्वारा मूवेबल गेट्स यानी जो गेट्स ऊपर नीचे जाते हों, इनका निर्माण किए जाने पर रोक लगाता है, क्योंकि इससे जो जल विद्युत के डैम होंगे उससे पानी के भंडारण में चालबाजी की संभावना बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सिंधु नदी का इतना महत्व क्यों है। सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर से अधिक है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा को माना जाता है। इसके अलावा सतलज का उद्गम स्थल भी तिब्बत में ही है। शेष 4 नदियां भारत में ही निकलती हैं। सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों यानी चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास के साथ संगम पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। वहाँ 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। सिंधु नदी का बेसिन करीब 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सभी नदियों के साथ मिलते हुए सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में मिलती है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के अंतर्गत दोनों पक्षकार एक आयुक्त नियुक्त करते हैं और वो दोनों साथ मिलकर एक स्थायी जल आयोग गठित करते हैं, जो इस संधि के कार्यान्वयन के लिए सहयोगी व्यवस्था स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 का जो 5वां सेक्शन है, उसके अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग की बैठक 1 वर्ष भारत में और 1 वर्ष पाकिस्तान में आयोजित की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि इन नदियों के बीच पानी का समंदर है, जिसे भारत में रोक पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होगी। साथ ही नहरों के माध्यम से इन्हें आपस में जोड़ने का भी कार्यक्रम पूर्ण करना होगा, जिसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी होंगे। साथ ही वैश्विक मंच पर भी भारत की जग हंसाई होगी, क्योंकि इस जल को रोककर एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने भारत खड़ी कर सकता है, जो
मानवीय दृष्टि से उचित नहीं होगी। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।